नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका। चीन के BRI में शामिल नहीं होगा ब्राजील। ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। चलिए, चीन पर विश्वास, इसको समझना होगा। ये एक अहम इशू है, क्योंकि BRI में भारत नहीं, अब ब्राजील नहीं और इटली भी नहीं। हमारे साथ खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर। डॉक्टर शैलेंद्र, इस मुद्दे को आप कैसे देखेंगे सर? ब्रिक्स का अहम सदस्य देश ब्राजील, भारत और चीन के BRI से दोनों ही देशों का किनारा सर। ये बिल्कुल चीन के लिए जरूर इसको एक बड़ा झटका मानेंगे, बिकॉज ब्राजील जो है वो ब्रिक्स का एक मेंबर कंट्री है, ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है। और अगर ब्रिक्स का, और ब्रिक्स जो आपको पता है कि वो चाइना सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना ने उसको क्रिएट किया है, चाइना ने उसको एक्सपांड किया है। और उसका मेंबर अगर चाइना पे विश्वास नहीं रखता है तो जरूर ये कोई नया एक जिस तरह का भूकंप चीन के खिलाफ आने वाला है BRI को लेकर, वो होगा। उसके पहले इटली जो G7 का मेंबर है, उसने भी उसे रिजेक्ट किया था। और करीबन ऐसे 39 कंट्रीज है जिन्होंने BRI से अभी ऑप्ट आउट करने का, बाहर निकालने का फैसला लिया है। देखिएगा, जब 10-12 साल पहले 12-13 को जब BRI प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तब उस समय में चीन के जो इंटेंशंस थे वो कई सारे कंट्रीज को पता नहीं थे। उनको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीन पैसा देना चाहता है। इसके पहले ये डेवलपिंग कंट्रीज IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा लिया करते थे। अगर चाइना की तरफ से पैसा आ रहा है तो उनके लिए वो ठीक बात थी, लेकिन चाइना के जो इसमें जो सारे इंटेंशंस थे, वो इंटेंशंस जो सामने नहीं आए, और बेसिकली वो इंटेंशंस अब उभर कर सामने आने लगे हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट चीज थे कि चीन को सिर्फ ट्रेड रूट्स नहीं चाहिए, तो चीन कई सारे देशों की BRI के माध्यम से उनकी जो भूमि है, उनकी जो टेरिटरी है, वो हड़पना चाहता है। और यही चीज कई सारे देशों के बारे में हुई। चीन का ये डेट ट्रैप है। चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कई सारा कर्जा देता है। अगर वो कर्जा उनके GDP का ऑलमोस्ट 80-90% बन जाता है, और वो कंट्री अगर कर्जा वापस करने में असफल रहती है, तो चीन उनके साथ बार्गेनिंग करता है। और बार्गेनिंग की तरह उनकी लैंड जो है वो लीज पे लेता है, और वहां पर नेवल बेस बना देता है, वहां मिलिट्री बेस बना देता है, वहां न्यूक्लियर शिप लाके पार्क कर देता है। तो ये कई सारे कंट्रीज को चीन का एक जो डेट ट्रैप है,
इसके बारे में अभी पता लगने लगा है और स्लोली वो उसमें से ऑप्ट आउट होने लगे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ब्राजील के बारे में। ब्राजील तो ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स के 2 मेंबर्स हैं जो इसमें से ऑप्ट आउट हो गए हैं। इंडिया है, इंडिया तो शुरू से ही इसको अपोज कर रहा है, अब ब्राजील भी हो गया है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और ये कई सारे कंट्रीज को चीन के जो उसमें छुपे जो उसमें रहस्य है, ये इंटेंशन है, लोगों को पता चलेंगे और जरूर इसमें से बहुत सारी कंट्रीज आने वाले टाइम में बाहर आने की संभावना है। ओके सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको दिखा दें, उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर के पास हम लौटेंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू बोले ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, नेतन्याहू बोले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दिया सबसे बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, नेतन्याहू बोले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, नेतन्याहू बोले। आने वाले हर खतरे को हम खत्म करेंगे, नेतन्याहू ने जबरदस्त बयान दिया है। इजराइल ने हाल ही में ईरान के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, आने वाले हर खतरे को हम पहले ही खत्म करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और डॉक्टर शैलेंद्र, किस तरफ अब ये टेंशन बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? नेतन्याहू का तो साफ तौर पे कहना है कि जो भी खतरा हमारी तरफ आएगा हम उस खतरे को नेस्तनाबूद कर देंगे। दूसरी तरफ हम नहीं कह रहे कि मैंने सेना के ऊपर छोड़ दिया है कि बदला कैसे लेना है सेना तय करे। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जवाब तो दिया जाएगा, जवाब तो दिया जाएगा और हर हाल में जवाब दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर? देखिएगा राजेश जी, ये जो इस्माइल हनीय था या हसन नजरल्ला था, इन दोनों के असैसिनेशन के बाद में ईरान ने ऑलमोस्ट तय कर लिया था इजराइल पे अटैक करने को और इजराइल पे अटैक कर दिया। अब सब पूरा वर्ल्ड को इस बात का इंतजार था कि इजराइल कैसे रिटेलिएट करेगा। सबको इस बात का अनुमान था कि जब अमेरिका में 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएंगे तब इजराइल उसको रिटेलिएट करेगा, हो सकता है कुछ अटैक्स भी करे, लेकिन वैसे नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब पूरे वर्ल्ड को इस बात का धोखा है या इंतजार है कि अब ईरान उसको कैसे रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं कि शब्दों का अभी युद्ध जो है वो दोनों में, बेंजामिन नेतन्याहू में और अयातुल्ला खामेनी में, दोनों में भी चल रहा है। दोनों एक दूसरों को धमकियां दे रहे हैं और इस बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। इजराइल का न्यूक्लियर वेपन्स होना ये ओपन है, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्लैंडस्टाइन है। उनके पास में जो है वो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अब इस बात की बिल्कुल चिंता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, वो अंडरग्राउंड वेपन्स है और उसका इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ती है तो ईरान रिटेलिएशन के लिए कर भी सकता है। इसका कारण देखिएगा ऐसा है कि अभी ईरान पूरी तरह से आइसोलेटेड है। वो आइसोलेटेड इसलिए है कि चाइना और रशिया को कोई इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है ईरान की साइड लेने के लिए, पहली बात है। दूसरी, ईरान जो पूरी इकोनॉमिक सैंक्शंस में है और इकोनॉमिक सैंक्शंस में इतना ज्यादा उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ है और वो अब नहीं चाहते कि इस वॉर को बहुत ज्यादा एस्केलेट करे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उसको एस्केलेट करना चाहते हैं। इसलिए ईरान भी अपनी तरफ से इस तरह के बयान दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू में इजराइल थोड़ा डर जाए। बेंजामिन नेतन्याहू को ये करना इसलिए भी जरूरी है कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सर्वाइवल नेतन्याहू को उस पर डिपेंड है। उनको अपने क्राउड को दिखाना है। इसलिए अब देखिएगा ये वॉर ऑफ वर्ड तो चलता रहेगा, बयानेबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन जब तक 5 नवंबर का अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है सर, चलिए लौटता हूं मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, फिर मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर के पास हम लौटेंगे। नॉर्थ कोरिया को लेकर नेटो का बड़ा हमला, आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है नॉर्थ कोरिया पर कि 15,000 के आसपास सैनिक उसके रूस पहुंचे हैं।
जून में उत्तर कोरिया गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को लेकर नेटो का बड़ा हमला। रूस पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के 10,000 से ज्यादा सैनिक। पहले खबर आ रही थी कि 1500 सैनिक पहुंचे हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि रूस पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के लगभग 10,000 सैनिक। जून में उत्तर कोरिया गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया को लेकर नेटो का बड़ा हमला। रूस पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक। जो बाइडेन ने तैनाती को बताया बेहद खतरनाक। जून में उत्तर कोरिया गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, इस पॉइंट को हम कैसे देखें, क्योंकि खुलकर अभी तक यूक्रेन के साथ किसी देश की सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए सैनिक भेजे हैं, या रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मदद ले रहा है, बाइडेन और नेटो तमाम देश चिंतित है। क्या इस जंग को एक नए मुकाम तक ये जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो ले जा सकते हैं? और दूसरा पॉइंट ये भी समझाइएगा कि क्या वाकई में पुतिन के पास सैनिकों की इतनी कमी हो गई कि उन्हें नॉर्थ कोरिया से सैनिक बुलाने पड़े? सर राजेश जी, देखिएगा, इसमें से कई सारे अनुमान हम निकाल सकते हैं। पहले तो ये जो आरोप है ये नाटो ने लगाया हुआ है। उसके पहले अमेरिका के जो विदेश मंत्री है, उनके संरक्षण मंत्री है, दोनों ने भी इस तरह का बयान दिया था कि करीबन 3,000 नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है, सैनिक हैं, वो रूस में है और वो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ वो जंग में सहभागी है या शरीक हो गए हैं। उसके बाद में अभी नाटो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और नाटो ने बताया कि करीबन 10,000 जो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं वो जल्द ही रूस को ज्वाइन करने वाले हैं। इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन ना रशिया ने दिया हुआ है ना नॉर्थ कोरिया ने दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का अनुमान है। अगर इसमें सच्चाई है तो इसमें 2-3 बहुत ही सीरियस बातें सामने आती है। पहले तो ये जो पूरा जंग है जो रशिया और नॉर्थ कोरिया में दोनों देश तक ही सीमित था, अब उसको एस्केलेट हो गया है, वो बढ़ गया है। अगर नॉर्थ कोरिया उसमें आ जाता है तो जिस तरह का पोलराइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हुआ है, जो कोल्ड वॉर के टाइम में हम देखते थे, जिसमें सोवियत रशिया था, चाइना था, नॉर्थ कोरिया था, वो एक जगह थे तो दूसरी जगह पर अमेरिका और उसके सारे फ्रेंड्स थे। तो ये पोलराइजेशन बड़ा डेंजरस पोलराइजेशन है। अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के हेल्प के लिए आता है तो कल अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कोई जंग भिड़ जाती है या हो जाती है तो हो सकता है कि रशिया भी उसको सपोर्ट के लिए चला जाए। तो ये जो है ये जंग और ये जो डिफरेंसेस और टेंशन है जो बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरा ये भी संकेत मिलता है कि भाई रशिया की जो अवस्था है, हालत है, इसमें कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें से करीबन 6 लाख रशियन सोल्जर से 2 साल में मर गए हैं। और अगर भी रशिया ने कुछ टेरिटरी यूक्रेन के लिए है, लेकिन उनको काफी बड़ी क्षति इसमें पहुंची हुई है। तो ये भी बात उसमें से आती है कि रशिया को अब जरूरत है। 2 साल के बाद में इकोनॉमिकली इस वॉर को आगे ले जाना बड़ा प्रॉब्लम है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया और रशिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया है और ये जाना जाता है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी पर बेस है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई अटैक करता है तो रशिया उनको हेल्प के लिए आ जाएगा, अगर रशिया पे कोई अटैक करता है तो नॉर्थ कोरिया हेल्प के लिए आ जाएगा। तो ये इसी बात को जताता है कि फिर से एक बार पोलराइजेशन हुआ है, फिर से एक बार और कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगे हैं और कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन फिर से होगी। हम सब चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन संघर्ष जल्दी खत्म हो जाए, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे बड़ा असर हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया उसमें आ जाता है तो ये वॉर जल्दी खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हिंदुस्तान और चाइना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचे हैं। 10,000 के आसपास सैनिक जो हैं वो रूस पहुंचे हैं और इसको लेकर जो बाइडेन से लेके
नेटो तक तमाम देश चिंतित हैं। लेकिन बात भारत और चीन रिश्तों को लेकर भी करेंगे, क्योंकि डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसी पे चर्चा करते हैं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन रिश्तों के लिए अगले 60 घंटे अहम। 4 साल बाद एलएसी पर फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। डेपसांग डेमचौक में डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। चीन पर विश्वास में अभी वक्त लगेगा, आर्मी चीफ ने तस्वीर साफ कर दी है। भारत चीन रिश्तों के लिए अगले 60 घंटे अहम हैं। 4 साल बाद एलएसी पर फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। डेपसांग डेमचौक में डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। चीन पर विश्वास में वक्त लगेगा, आर्मी चीफ ने बयान दिया था। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर समझ लेते हैं, तस्वीर को और क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए चीजों को और डिटेल से समझ लेते हैं। भारत चीन रिश्तों के लिए अगले 60 घंटे अहम हैं। 4 साल बाद एलएसी पर फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। डेपसांग डेमचौक में डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा। चीन पर विश्वास कितना सही? डॉक्टर शैलेंद्र दिव्यंकर के पास हम चल रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा समझाइए, क्योंकि बड़ा अहम प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स में जो मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, उसके बाद दोनों देशों ने फैसला किया डिसएंगेजमेंट का। लेकिन बार बार सवाल यही आता है कि कितना ट्रस्ट चीन पर किया जा सकता है? क्या वाकई में भारत को चाहिए कि वो अपने ट्रुप्स को ज्यादा पीछे ले आए? और कितना ट्रस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नजरें इस वक्त शी जिनपिंग और उनके वर्ड्स के ऊपर हैं, जिसके ऊपर वो कभी कायम रहे नहीं है सर। राजेश जी, आपने बिल्कुल अहम सवाल उठाया है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है ब्रिक्स के पहले जो दोनों देशों में हुआ है, वो एग्रीमेंट्स के चलते क्या हम चाइना पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक चाइना अपने वर्ड्स पर कायम नहीं है, चाइना अपने वर्ड्स पे टिकता नहीं है। वो इसलिए मुझे बताना आपको जरूरी है कि अभी ये जो प्रोसेस हुआ है, जो जो एग्रीमेंट हुआ है, वो 3 प्रोसेस का एग्रीमेंट, उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो डिसएंगेजमेंट का है, दूसरा स्टेप है डी एस्केलेशन का है, और तीसरा जो स्टेप है डीमिलिटराइजेशन का है। तो अभी जो देपसंग और देमचौक जो ऐसे रीजन थे कि जहां पर इंडिया को मार्च 2020 के पहले जो पेट्रोलिंग के राइट्स थे, ऑलमोस्ट 26 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया को पेट्रोलिंग राइट्स थे, वहां पर चाइना का इंक्रोचमेंट हुआ था, वहां पर चाइना ने इंडिया को पेट्रोलिंग करने के लिए प्रतिबंध कर दिया था। तो अभी 4 साल के बाद 21 मिलिट्री लेवल के राउंड्स हो गए, उसके बाद में जो स्ट्रेटेजिक लेवल का राउंड हुआ, शी जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में बात होगी और एक पॉलिटिकली लेवल पर उसको रिजॉल्व किया गया। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था 2017 में, जब भारत और चीन में दोकलाम का संघर्ष इतना बढ़ गया था कि दोनों देश वॉर की बिल्कुल करार पे थे और वॉर ब्रेक होने के चांसेस थे। उस टाइम में ब्रिक्स हुआ था, और जब उस टाइम में 2017 का ब्रिक्स हुआ था, इसी तरह से अचानक एक्सीडेंटली दोकलाम का इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद में चाइना अपने वर्ड पे टिका नहीं, उसने दोकलाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, दोकलाम में इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया। तो क्या अभी चाइना पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि चाइना ने बताया कि हम अभी आपको अलाउड करेंगे, लेकिन चाइना का जो बॉर्डर पे इंक्रोचमेंट है वो चलता रहेगा। चाइना ने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, चाइना ने 50,000 से ऊपर मिलिट्री को वहां पर लाके तैनात किया है, जब तक चाइना वहां से पीछे नहीं लेता है और स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है, तब तक चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ऐसी कि चाइना स्टेटस कोस्टिक पावर है, इंडिया को चेंज चाहिए। इंडिया चाहता है कि जो 3,881 किलोमीटर का एलएसी है उसको कोडिफाई किया जाए, लेकिन चाइना नहीं चाहता है उसको कोडिफाई करना।
बिकॉज चाइना के चाहता है कि इंडिया पे दबाव जो है वो बना रहे। चाइना इसको बिल्कुल डिसॉल्व नहीं करना चाहता है, तो इसलिए चाइना पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। अभी चाइना ने जो जिस बात के लिए एग्रीमेंट के लिए तैयार हुआ उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उसके पीछे फिनेंशियल रीजंस थे। चाइना में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बड़े डीप चल रहे हैं, चाइना का रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया है, चाइना की जीडीपी को रियल एस्टेट 40% कंट्रीब्यूट करता है, उनके वहां पर प्रॉब्लम आने लगे हैं, कई सारे मल्टीनेशनल कारपोरेशन चाइना को छोड़ के जाने लगे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट है 3.8% पे आ चुका है। तो चाइना को कॉम्प्रोमाइज करना था, इसलिए चाइना ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्योंकि चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट $80 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए चाइना ने इस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन इसके बारे में जो ट्रस्ट है वो रखना बड़ा मुश्किल है, जब तक आने वाला टाइम बताएगा कि चाइना डीमिलिटराइजेशन करता है क्या, चाइना एलएसी से अपने सैन्य को हटाता है क्या, उसी पे आने वाली आगे वाली बातें निर्भर करेंगी। ठीक है, अगले 2-3 साल में तस्वीर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा डोकलाम के बाद 3 साल बाद चाइना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की, उस प्रकार से हमें 2 से 3 साल का इंतजार करना होगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर शैलेंद्र आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर में आतंकी हमला कल आतंकियों ने किया, उसके बाद भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना का बदला, सेना ने पाकिस्तान से आए 3 आतंकी ढेर किए, सेना की एम्बुलेंस वाहन पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला करने की कोशिश थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का बदला, सेना ने पाकिस्तान से आए 3 आतंकी मार गिराए, सेना के एम्बुलेंस वाहन पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुए आतंकी। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों से बदला, सेना ने पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को ढेर किया, सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुए आतंकी। अखनूर तक पहुंचे आतंकी, सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ, 3 आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर में हर जिले में अब आतंकी फैल चुके हैं। गुलमर्ग में सैन्य वाहन पर हमला हुआ था। सोनमर्ग में भी मजदूरों पर हमला, डोडा, कठुआ, रियासी, जम्मू, पीर पंजाल तक आतंकी पहुंचे। कश्मीर घाटी में भी आतंकी फैल चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि जैसे ही अखनूर में आतंकी अटैक हुआ, उसके बाद सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और तीनों ही आतंकियों को मार गिराया, यानी कि सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन फिर भी हालात चिंताजनक जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।